Assalamu alaikum students. Today we have to start 970952 October November 2022. The paper is of 1 hour 15 minutes and the total marks for the paper is 50. स्टार्ट करते हैं जनाब पेपर। देखते हैं किस टाइप का पेपर आपको दिया गया है नवंबर में। ना अब आइए क्वेश्चन नंबर 1। On one day, Kinu travels to school by bus, by car, or on foot with probabilities 0.2, 0.1, 0.7 respectively. The probability that he is late when he traveled by bus is X. The probability that okay, अब आप देखिए, अगर इसकी मैं डायग्राम बना लूं, वैसे तो विदाउट डायग्राम भी हो जाएगा, लेकिन डायग्राम के थ्रू थोड़ा आसान हो जाता है। ट्रेवल बाय बस, बाय कार, बाय फुट। प्रोबेबिलिटीज बस की 0.2, here it is 0.1, here it is 0.7। बस पर जब जा रहा है, the probability that he is late when he travels by bus is x। लेट होने की प्रोबेबिलिटी x है, लेट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स। अगर ये कार से जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी आगे क्या दी गई? द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट व्हेन ही ट्रेवल्स बाय कार। कार से जा रहा है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी, लेट ना होने की प्रोबेबिलिटी। लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2x। लेट ना होने की 1 माइनस 2x। अगर बाय फुट है तो प्रोबेबिलिटी लेट होने की कितनी है? 0. प्रोबेबिलिटी लेट होने की कितनी है? 0.25। लेट एंड नॉट लेट, लेट की है 0.25 तो लेट ना होने की 0.75। आइए हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन आपको गिवन दी गई, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ रैंडमली चोजन डे कीनू इज लेट। लेट की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई, तो इट मींस बस से लेट और कार से लेट और फुट एंड लेट। प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी आ जाएगी? 0.235। जनाब बस से लेट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.2x। कार से लेट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.1 इंटू 2x। बाय फुट 0.7, लेट is 0.25 equals to 0.235। So the final answer, अगर यहां से आप डायरेक्टली फ्रॉम कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं, द फाइनल आंसर इज 0.15। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में क्या कहा गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ रैंडमली चोजन डे कीनू ट्रेवल्स टू स्कूल बाय कार। गिवन दैट आ गया। गिवन दैट के बाद जो भी चीज होती है वो टोटल इवेंट्स होते हैं। गिवन दैट ही इज लेट, प्रोबेबिलिटी लेट की आपको गिवन दी गई थी पहले, और वो कितनी दी गई थी? 0.235। तो बच्चों नॉट लेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नॉट लेट की क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.235 विच इज 1 माइनस नाउ 1 माइनस 0.235, 1 माइनस 0.235 is 0.765। आपसे कहा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ रैंडमली चोजन डे कीनो ट्रेवल टू स्कूल बाय कार। हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कार से लेट हो, हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कार से कीनो ट्रेवल कर रहा हो, और टोटल हमें निकालना है किससे? गिवन दैट ही इज नॉट लेट, ही इज नॉट लेट तो नीचे आ जाएगा 0.765
और कार से ट्रेवल कर रहा हो। कार से अगर ट्रेवल कर रहा होगा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.1 इंटू 2x। 0.1 इंटू 2x, और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.15। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू, ऊपर क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 2x। 0.1 इंटू 2x, और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 0.15। कंप्लीट आंसर जब कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, सो द फाइनल आंसर विल बी 0.0915। सो द फाइनल आंसर इज 0.0915। दिस इज पार्ट बी। गिवन दैट का क्वेश्चन आपको पूछा गया था पार्ट बी में। गिवन दैट के बाद जो भी चीज लिखी होती है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, उससे हमने डिवाइड करना है ना। आगे आइए। What is in question number 2? In question number 2 is the length of the rod produced by a company are normally distributed. Normal distribution का question आ गया। मीन आपको 55.6 दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपसे क्या कहता हूं, डायग्राम हल्की सी बना दिया करें ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मीन आपको दिया गया है जनाब 55.6, और आपसे कह रहे हैं in a random sample of 400 rods, how many would you expect to have length less than 54.8? हमें 54.8 से कम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। These are the values of x, क्योंकि मीन जीरो नहीं है। z में इसको कन्वर्ट करेंगे। z का फॉर्मूला कन्वर्जन का क्या है? x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब कन्वर्ट किया गया फ्रॉम योर कैलकुलेटर, शो करने की भी नीड नहीं है, शो कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 0.667 आया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मीन क्या हो जाएगा? अब जीरो हो जाएगा। हमें ये एरिया चाहिए लेस देन नेगेटिव, और लेस देन नेगेटिव क्या होता है? डायरेक्टली 1 माइनस फ्रॉम टेबल। 1 माइनस फ्रॉम टेबल। हम 1 माइनस 0.667 की प्रोबेबिलिटी टेबल से कैलकुलेट करेंगे, और जब इसकी प्रोबेबिलिटी टेबल से कैलकुलेट की जाएगी 0.667 की, तो वो आ रही है जनाब 0.7477। 1 से माइनस किया, आंसर आया 0.2523। हमारे पास 400 ऐसी रॉड्स हैं। कितनी रॉड्स इस प्रोबेबिलिटी की होंगी? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 से। सो द फाइनल आंसर, नंबर ऑफ रॉड्स कितनी आ जाएंगी? 100 नंबर ऑफ रॉड्स आ जाएंगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपको दिया गया। आगे कह रहे हैं find the probability that a randomly chosen rod produced by this company has a length that is within half standard deviation of the mean। क्या मतलब? क्या मतलब? मीन से कितना दूर होनी चाहिए? मीन से कितना दूर होनी चाहिए? हाफ। मीन से कितना दूर होनी चाहिए? हाफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है जनाब? 1 होता है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। हाफ दूर होना चाहिए, तो हाफ इधर आ गया और हाफ इधर आ गया। दीज आर द वैल्यूज ऑफ z डायरेक्टली, बिकॉज मीन हमने जीरो यहां पर लिया हुआ है। इसके दरमियान की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इट मींस प्रोबेबिलिटी अप टू हाफ माइनस प्रोबेबिलिटी अप टू माइनस हाफ। क्या मतलब? डायरेक्टली अप टू पॉजिटिव तो फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल, और अप टू नेगेटिव क्या होता है? 1 माइनस फ्रॉम टेबल। 1 माइनस फ्रॉम टेबल। नाउ अब आप देखिए हाफ की प्रोबेबिलिटी जब टेबल से कैलकुलेट होगी, इट इज 0.6915। 1 माइनस 0.6915। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.383। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। होपफुली इट इज क्लियर। आपसे कहा था मीन से हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। इस पर कोई आपको वैल्यू नहीं दी हुई थी, इस वजह से मीन हमने जीरो कंसीडर करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो उससे हाफ राइट हाफ लेफ्ट पर चले गए। इन बिटवीन की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ मजीद आगे चलते हैं जनाब, मजीद आगे चलते हैं। 3 fair 6-sided dice, each
faces, each with faces marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 are thrown at the same time repeatedly. Repeatedly आ गया. एक तो ये चीज है कि ये शो करता है कि ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है ये ना. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में आ गए हम. द स्कोर ऑन ईच थ्रो इज द सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस. कह रहे हैं जो ऊपर फेसेस आएंगे उनका सम स्कोर काउंट होगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्कोर ऑफ 17 और मोर इज फर्स्ट ऑब्टेन ऑन द 6th थ्रो. छठी थ्रो पर क्या स्कोर आना चाहिए, 17 या इससे ज्यादा. सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें कि 17 या उससे ज्यादा स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब आप देखिए 3 डाइस हैं 1 से लेकर 6 तक. अगर पहली डाइस पर 6 आ जाए, दूसरी डाइस पर 6 आ जाए, तीसरी डाइस पर 5 आ जाए, 17 बन जाएगा. पहली डाइस पर 6, इनको ऐड करो तो 17 बन जाएगा. पहली डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरी पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6. ऐसे कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, 3 ऑप्शंस हो सकते हैं. 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6. तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 ऑप्शंस की वजह से. तो यहां से जो रिजल्ट आया इट इज 1/72. ये तो हमने 17 स्कोर इस तरीके से आ सकता है. हमें तो इससे ज्यादा भी चाहिए. तो ज्यादा के लिए पहली डाइस पर 6 आए, दूसरी पर 6 आए, तीसरी पर 6 आए. तो क्या बन गया स्कोर, 18 का स्कोर बन गया, मोर देन 17. 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी. ये ऑप्शन एक ही होगा क्योंकि सिर्फ 6 ही है, कोई चेंज नहीं है. तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया 1/216. इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास कितनी आ जाएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज द एडिशन ऑफ बोथ. जब इन दोनों को ऐड किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगा बेटा, 6, 6, 6 पर स्कोर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है. 6, 6, 5 पर स्कोर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है. हमें क्या चाहिए था स्कोर, 17 एंड मोर, और मोर मतलब 17 या इससे ज्यादा स्कोर. तो 18 स्कोर इससे ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा स्कोर नहीं आ सकता. मैक्सिमम स्कोर 18 ही हो सकता है 3 डाइस के ऊपर. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया, हमने 1/72 प्लस 1/216 किया. आंसर कितना आया, 1/54. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो गया, 1 - p. ये आ गया 53/54. अब आप देखिए हमारे पास ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू q की पावर x - 1p. ये ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है. q कितना हमारे पास, क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द 6th थ्रो. छठी थ्रो पर ये कंडीशंस हो तो q कितना है बच्चों, 53/54 पावर 6 - 1 5. और प्रोबेबिलिटी p की कितनी है, 1/54. बाय दिस द फाइनल आंसर इज 0.0169. ये हुआ फर्स्ट पार्ट किसका, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का. क्या कहा गया था, 3 डाइस हैं, ऐसे उनको रोल करना है कि टॉप मोस्ट जो फेसेस आएंगे उनके स्कोर्स को ऐड किया जाए तो वो 17 हो या मोर देन 17 हो. तो 17 आ रहा है 6, 6, 5 से, और 17 से ज्यादा किस पर आ रहा है, 6, 6, 6 पर. 17 आने की प्रोबेबिलिटी 1/72, 18 आने की प्रोबेबिलिटी 1/216. दोनों को ऐड किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गया. फेलियर 1 से माइनस करके निकाल लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. हमने x इक्वल टू 6 पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली कि 6th थ्रो पर 17 या मोर देन 17 हमारा स्कोर बन रहा. अब क्या कह रहे हैं, find the probability that a score of 17 or more is obtained in fewer than 8. Obtain in fewer than 8 क्या मतलब, find the probability that a score of 17 or more is obtained in fewer than 8. less than 8 के ऊपर स्कोर आए 17 या more than 17.
अब हमारे पास फिर एक फॉर्मूला है लेस देन या ग्रेटर देन का, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पर लेस देन के साथ हमेशा इक्वल टू लगाते थे हम, और आंसर क्या, फॉर्मूला क्या लिखते थे, 1 माइनस क्यू की पावर एक्स। यहां पर तो सिर्फ लेस देन 8 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कन्वर्ट करके लेस देन इक्वल टू 7। अब 1 माइनस क्यू, क्यू कितना है हमारे पास, 53/54। अभी हम प्रीवियस पार्ट से निकाल कर आए, पावर एक्स, एक्स क्या है 7 हो गया, आंसर कितना आ गया 0.123। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 3 फॉर्मूला ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में करवाए थे, एक इक्वल टू एक्स, एक लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक ग्रेटर देन एक्स। उन्हीं फॉर्मूला में से क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन उन फॉर्मूला के बाहर से नहीं आएगा जो आप लोगों को मैंने पहले बताया था। आइए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोग्राम का क्वेश्चन दिया गया। हिस्टोग्राम के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपने क्लास विड्थ निकालनी है। क्लास विड्थ क्या है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10, 100 माइनस 60 40। फिर आप निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या होता है जनाब, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, frequency divided by class width, 32 divided by 20, 1.6, 46 divided by 20, 2.3, 96 divided by 10, 9.6, 52 divided by 10, 5.2, 24 divided by 40, 0.6। ये आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास विड्थ बना ली। अब हिस्टोग्राम जो बनेगा, हिस्टोग्राम बनता है बच्चों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान। क्लास बाउंड्रीज देख लेते हैं हम, कहां तक की हैं क्लास बाउंड्रीज हमारे पास। हमें कहां से चलना है, 0 से लेकर 100 तक जाना है, 0 से लेकर 100 तक हमें जाना है। तो अगर मैं इसको मार्क करता हूं 0, हियर इट इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्या हुआ सिलसिला, 5 स्मॉल बॉक्सेस किसके बराबर हैं, 10 के बराबर, मतलब 1 स्मॉल बॉक्स 2 के बराबर है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहां तक जा रहे हैं, 9.6, मतलब 10 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेकर जानी है हमें, 10 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेकर जानी है। फिर आ जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आ गई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब आइए हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये लाइंस मार्क कर लीजिएगा आप, मैं लाइंस मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन इतनी बनी की नहीं है अभी। अब आप देखिए 0 से लेकर 20 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, 0 से लेकर 20 तक 1.6, 0 से 20 तक 1.6। तो जनाब 1.6 कहां तक आया, 0 से लेकर 20 तक 1.6, 1.246 ये आया। यहां से आप चले और 0 से 20 तक आपने 1.6 की लाइन बढ़ा दी, 0 से 20 तक 1.6, फिर 20 से 40 तक 2.3, 20 से 40 तक 2.3, 2.2, और यहां पर दिस वन 40 तक जाना है हमें, 2.3। उसके बाद 40 से 50 तक 9.6, 40 से 50 तक 9.6, दिस इज द टॉलेस्ट बार, 9.246, 9.246 50 तक। ये आप चलते हुए आएंगे। अब थोड़ी बहुत बार जैसी भी बन रही है, इट्स ओके।
आप लोग तो स्केल वगैरह से बनाएंगे तो एक्यूरेसी आ जाएगी बार में। ना, दिस इज द टॉलेस्ट बार, 50 तक आए। नेक्स्ट आ रहा है जनाब 50 से 60 तक 5.2, 50 से 60 तक 5.2, 50 से 60 तक 5.2, और 60 से 100 तक 0.6, 0.6246, 100 तक 0.6। आपने यहां पर लिख देना है क्लास बाउंड्रीज, और इधर आपने लिख देना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। दिस इज योर हिस्टोग्राम। होपफुली इट इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन इन हिस्टोग्राम। आगे क्या कह रहे हैं जनाब? आगे कह रहे हैं फ्रॉम द डाटा द एस्टिमेट ऑफ द मीन। मीन आपको दिया हुआ है 250 इंप्लॉइज का 43.2। एम्प्लॉयज कितने हैं? 250। हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले मैं वेरिएंस का फॉर्मूला लिखूं। फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ था, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा हमें? मीन आपको दिया हुआ है, समीशन ऑफ एफ भी आपको दिया हुआ है, 250 इंप्लॉयज हैं। मीन आपको दिया हुआ है 43.2 होल स्क्वायर, लेकिन समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमें बनाना होगा। समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमें बनाना होगा। अब सबसे पहले तो अगर एक्स हम बनाते हैं, एक्स क्या होता है? मिड वैल्यूज। 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 30, then next one is 45, next one is 55, next one is 80, next one is okay, yes, टोटल वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर बना लीजिए। 100, 30 का स्क्वायर 900, देन 2025, देन 3025, देन 6400। अब आपने क्या करना है? एफ एक्स स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी मौजूद है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हुए आ जाइए। 32 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 3200। 46 मल्टीप्लाई बाय 900 कितना हो गया? 41400। नेक्स्ट कितना हो गया? 96 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी 19, दिस विल बी 194400। और 52 मल्टीप्लाई बाय 3025 कितना हो गया? 157300। और 24 मल्टीप्लाई बाय 6400 कितना हो गया? 153600। हमें इसका सम चाहिए, हमें इसका सम चाहिए। तो जब इसका सम हम लिखेंगे तो इसका सम कितना आएगा? चेक करते हैं जरा, इसका सम चेक करते हैं। मैं जरा सम इसका कैलकुलेट करूं। सम आ रहा है 549900, 549900। अब ये सम वहां पर हम यूज करेंगे, अब ये सम वहां पर यूज करेंगे। 549900, 549900 सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, जो आंसर निकालेंगे दैट विल बी 333.36। आंसर कितना आ गया? 333.36। ये तो वेरिएंस आया, हमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेने के बाद 18.3 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। होपफुली इट इज क्लियर। बाय यूजिंग फॉर्मूला हम लोगों ने वर्किंग की है इसकी। मजीद आगे चल रहे हैं जनाब। क्या कहा गया इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, एरिक हैज 3 कॉइन्स। एरिक के पास 3 कॉइन्स हैं। वन ऑफ द कॉइन इज फेयर, एक कॉइन जो है वो फेयर है, एंड द अदर 2 कॉइन्स आर बाइस्ड। 2 कॉइन जो है वो फेयर नहीं है, वो बाइस्ड कॉइन है। आपसे कहा गया
द अदर टू कॉइन्स आर ईच बाइस सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है उसमें. Eric throws all three coins at the same time. Event A and B are defined as follows. A क्या इवेंट दिया गया है? All three coins show the same result. B दिया गया है at least one of the biased coins show ahead. हमसे कह रहे हैं show that probability of B. इवेंट B की probability आपने बताना है. इवेंट B की probability आपने बताना है. क्या कह रहे हैं? इवेंट B है क्या? At least one of the biased coins shows ahead. बाइस्ड कॉइन में कम से कम एक जो है वो हेड शो करे. तो अब आप देखिए, बाइस्ड कॉइन में अगर एक हेड शो करता है तो दूसरा टेल, अगर एक टेल शो करता है तो दूसरा हेड, और अगर एक हेड शो करता है तो दूसरा भी हेड. क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड. ज्यादा हेड आ जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. अब सुनिएगा, बाइस्ड कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 1/4. हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 1/4. तो बच्चों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 1/4 विच इज 3/4. रिजल्ट क्या आया? 3/16. एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर 3/16. दोनों ही हेड आ जाएं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4. आंसर कितना हो गया? 1/16. सबको ऐड कर दीजिए, सो द रिजल्ट विल बी 7/16. एंड दिस वी हैव टू प्रूव के इवेंट बी था एटलीस्ट वन ऑफ द बाइस्ड कॉइन शोज अहेड. मजीद आगे चल रहे हैं जनाब. इन द नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. क्या मतलब? ये आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया हुआ है. ए गिवन बी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. गिवन दैट का ये क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 7/16. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब हमें कैलकुलेट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब हमें कैलकुलेट करना है. ए इवेंट है क्या? ऑल थ्री कॉइन्स शो द सेम रिजल्ट. तमाम कॉइन्स पर सेम रिजल्ट आ जाए. तमाम कॉइन्स पर सेम रिजल्ट आ जाए. तो अब आप देखिए, तमाम कॉइन्स पर सेम रिजल्ट आ जाए मींस तमाम कॉइन्स पर क्या आ जाए? हेड आ जाए. क्योंकि इवेंट बी में क्या है? इवेंट बी इज ऑल अबाउट हेड. इवेंट बी इज ऑल अबाउट हेड और हमें इंटरसेक्शन चाहिए. तो इट मींस इंटरसेक्शन सिर्फ हेड के ऊपर होगा, टेल के ऊपर तो इंटरसेक्शन हो नहीं सकता. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सारे हेड्स आ जाए, बाइस कॉइन से भी और फेयर कॉइन से भी. अगर फेयर कॉइन से हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2. बाइस कॉइन से हेड आया, प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4. एक और बाइस कॉइन है, उससे हेड आया, प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4. बाय दिस द फाइनल रिजल्ट विल बी 1/14. इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होती है? ये पूछते हैं कि ऊपर सारे हेड्स क्यों लिखे? क्योंकि बेटा इवेंट बी सिर्फ हेड का इवेंट था, उसमें से हमें ऐसा इवेंट निकालना था जो इंटरसेक्शन कर रहा हो. तो टेल तो इंटरसेक्शन कर ही नहीं सकती हेड के साथ. सेम इवेंट क्या होंगे? सिर्फ हेड वाले सेम इवेंट्स होंगे, कंसीडर किए जाएंगे. राइट. मजीद आगे चल रहे हैं. क्या कहा गया इन द नेक्स्ट पार्ट? द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन व्हेन एरिक थ्रोज 3 कॉइन्स. जब 3 कॉइन फेंके गए तो हेड्स आना क्या है? रैंडम वेरिएबल है. कितने हेड्स आ सकते हैं 3 कॉइन्स के ऊपर? कितने हेड्स आ सकते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमें डायग्राम बनानी है. अब हमें डायग्राम बनानी है रैंडम वेरिएबल की. रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? डायग्राम बनानी है. कोई भी हेड ना हो, एक हेड हो, दो हेड हो, और तीनों ही हेड हो जाएं. क्योंकि 3 कॉइन्स है ना. एक भी हेड नहीं हो, एक हेड हो, दो हेड्स हो, तीनों ही हेड्स हो जाएं. तो अब आप देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं कोई भी हेड ना हो. कोई भी हेड ना हो तो तीनों टेल. तीनों टेल मैं यहां पर लिख भी लूं कि हमारे पास हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज जो गिवन दी गई हैं. फेयर कॉइन जो है, हेड की भी
प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल की भी हाफ है। 22 कॉइन जो है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, टेल की 3/4। एक और 22 कॉइन है, हेड की 1/4, टेल की 3/4। अब हम वर्किंग कर रहे हैं, तीनों टेल्स हो, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2 इंटू 3/4 इंटू 3/4। आंसर कितना आ गया? 3 3 दा 9, 9/4 4 दा 16, 16 2 दा 32। अब क्या है? एक हेड आए, एक हेड आए, क्या पॉसिबिलिटी है? टेल, टेल, हेड, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? टेल, हेड, टेल, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? हेड, टेल, टेल। पहला कॉइन मैं फेयर रख रहा हूं और बाकी 22 रख रहा हूं। अगर फेयर कॉइन से टेल आना है तो 1/2, 22 कॉइन से टेल आना है तो 3/4, 22 कॉइन से हेड आना है तो 1/4, फेयर कॉइन से टेल आना है तो 1/2, 22 कॉइन से हेड आना है तो 1/4, 22 कॉइन से टेल आना है तो 3/4। सारी प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है, नजर आ रही। फेयर कॉइन से हेड आना है तो 1/2, 22 कॉइन से टेल आना है तो 3/4, 22 कॉइन से टेल आना है तो 3/4। सब की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे तो आंसर आपके पास इसका आ जाएगा। दिस विल बी 3/32, दिस विल बी 3/32, एंड दिस विल बी 9/32। टोटल आंसर आ गया 15/32, 15/32। अब क्या है बच्चों? दो हेड्स आ जाएं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, दो हेड्स आ जाएं। हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, सॉरी, टेल, हेड, हेड। आखिरी क्या हो जाएगा? टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। अब इसमें फिर वही, पहला वाला मैं फेयर रख रहा हूं। नाउ पहला फेयर हेड हो, फेयर हेड क्या है? प्रोबेबिलिटी 1/2। 22 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। 22 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। फेयर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 22 टेल 3/4, 22 हेड 1/4। फेयर टेल प्रोबेबिलिटी 1/2, 22 हेड प्रोबेबिलिटी 1/4, 22 हेड प्रोबेबिलिटी 1/4। This will be 3/32. This will be 3/32. And this will be 1/32। कितना हो गया? 3 और 3 6 7, 7/32। 1 से माइनस कर दें इन तीन को, तो तीनों हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। वो कितनी आ रही है जनाब? 1/32। ये आपके पास टेबल बनकर आया, किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ 3 कॉइन्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 कॉइन्स का टेबल आपने बना दिया। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ मजीद आगे चल रहे हैं।